जनरल वन स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने एक बार फिर से एक ऐसी डिबेट को शुरू कर दिया है जो कि काफी सेंसिबल भी है। और अगर इस पे हम जो क्रियान्वयन है कार्य का वो देखते हैं तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि तेजस मार्क 2 हमें कम से कम समय में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते नजर आएंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का यह कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो बढ़ता वर्कलोड है और जिस प्रकार का कार्य अभी तक उनके द्वारा किया गया है वो निस्संदेह इस समय काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि एचएएल का जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट रहा है वो हमेशा से प्रश्न के घेरे पर रहा है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि यही सही समय है प्राइवेट सेक्टर को जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम है इसमें एंट्री देने का। क्योंकि एक तरफ जहां अभी 83 तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हो पाए हैं और एडिशनल 97 को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना है, तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर जो बर्डन है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे में जो कि टाइमलाइन रखी गई है तेजस मार्क 2 की 2028-29 की, इस टाइमलाइन पे अगर हम वाकई चाहते हैं कि प्रोडक्शन मास बड़े पैमाने पर शुरू हो तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं अब उनको एक्सेस देना पड़ेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो गई और दूसरी कंपनियां हो गई जो कि ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स को बना रहे हैं। और अभी ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप है इनके दरवाजे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए खोल दिए हैं। तो उसी प्रकार से अब भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए। और मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने, हमारे जो मौजूदा आईएफ चीफ है, उन्होंने भी ये सजेशन दिया था और इसको एडवोकेट किया था कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो हैं उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन ये जो सजेशन था इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, या यूं कह लें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक अवरोध यहाँ पर उत्पन्न कर दिया गया। क्योंकि अभी यहाँ पर जो एचएएल की फैसिलिटीज है उनका जो यूटिलाइजेशन है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आने वाले भविष्य में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर एचएएल सही समय पर एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ पर उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन है इसके तरफ सोचना होगा ताकि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। कुछ भारतीय वायुसेना के अधिकारी तो ये भी कहते हैं कि हमें जो मोनोपोली है एचएएल की उससे बाहर निकलना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मौका देना चाहिए। और हमारे पास अगर एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं तो निस्संदेह हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये काफी ज्यादा अच्छे से पूरी हो सकती है। क्योंकि अभी तक जो मोनोपोली है एचएएल के पास, इसके चलते हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शन उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस होते तो हमारे सामने ये दिक्कतें शायद आज ना आती। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दो वेरिएंट इस समय भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इसमें क्रमशः एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 शामिल है। लेकिन अब एमका मार्क 1 से ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो एमका मार्क 2 की शुरू है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल ने ऐसा कौन सा टारगेट रखा है जिसको लेकर चर्चाएं काफी तेजी के साथ शुरू हुई हैं। दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, इसको लेकर के एचएएल की तरफ से एक कमेंट आया है जहां पर माना जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 2 वेरिएंट होगा इसमें 90% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। और ये हमारा जो इंडियनाइजेशन एफर्ट है डिफेंस सेक्टर में उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर चीजें देखी जा रही हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एचएएल का एम ये है कि 2028 के अंत तक जो मार्क 2 वेरिएंट है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 से 27 के बीच में जो मार्क 1 वेरिएंट है इसका रोल आउट संभावित है। इसमें जो डोमेस्टिक कंपोनेंट है वो काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होंगे। उद्देश्य एक ही है कि जो ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स पे उसको कम किया जा सके। एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की अगर हम बात करें या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की बात करें तो इसमें एक चीज हमें देखने को मिलेगी और वो होगी सक्सेसिव इंप्रूवमेंट्स। यानी मार्क 1 की तुलना में इसमें बहुत सारी जो कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज है वो यूज की जाएंगी और इसे आप नियर 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। हालांकि चीजें अभी सुनने में थोड़ी हास्यास्पद लगती हैं कि मार्क 1 बना नहीं और हम मार्क 2 के बारे में स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो कभी नहीं रुकता, वो लगातार चलता रहता है। और आखिरकार अगर दो वेरिएंट प्रपोज किए गए हैं तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ चीजें भी सोची गई होंगी जिनके आधार पर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है।
मार्क 1 को कोशिश किया जाएगा कि 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंटर करवा दिया जाए और मार्क 2 भी लगभग इसी टाइमलाइन में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करता नजर आएगा। इनके टोटल नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 150 से ज़्यादा की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एरो इंडिया 2025 की टिकट्स आ चुकी हैं और अगर आप देखना चाहते हैं एरो इंडिया एयर शो तो आप एरो इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के टिकट्स को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम अपडेट्स की बात करें तो इस बार का एरो इंडिया 2025 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पीछे का कारण ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संस्थाओं के द्वारा जो उनके इनोवेशंस हैं इनके स्केल मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे और इसी क्रम में कैट्स वॉरियर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इस इवेंट में हमें कैट्स वॉरियर जो कि एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एचएएल का, जिसमें अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल विकसित किया जा रहा है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के अंतर्गत ये 2 टन वजनी जो वॉरियर ड्रोन है या आप इसको लॉयल विंगमैन भी कह सकते हैं, ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही होगा कि ये मैन फाइटर के साथ काम करेगा और जो एनिमी के क्षेत्र हैं यानी दुश्मन के क्षेत्र हैं वहां पर घुस करके जो स्ट्राइक्स हैं वो कर सकेगा और मैन फाइटर जेट्स के लिए एक सुरक्षित रास्ते को बनाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं मॉडर्न कॉम्बैट में एक के बाद एक जो सोफिस्टिकेटेड रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम है ये विकसित किए जा चुके हैं जिनसे मैन फाइटर्स को काफी खतरा होता है। तो उस केस में जो लॉयल विंगमैन ड्रोन है ये अंदर घुसेंगे, एनिमी के रडार सिस्टम को, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को या दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे और मैन फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता ये बना सकते हैं। अब अगर हथियारों की बात करें तो कैट्स वॉरियर को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भर दिया गया है। इसमें आपको जो एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जिसका ये मतलब है कि ये एरियल थ्रेट्स को भी इंगेज कर पाएगा, जिसमें एनिमी के फाइटर जेट्स और जो दूसरे एरियल प्लेटफॉर्म है वो शामिल है। और ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होने वाला है, यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के लंबे समय तक एयरबॉर्न रह सकता है और एनिमी के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करके वापस भी आ सकता है। तो यहाँ पर एरो इंडिया 2025 में इसको आपकी एक विशेष इसको इसकी एक जो विशेष झलक है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप एरो इंडिया 2025 में जाना चाहते हैं तो आप टिकट्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए हाल ही में रशिया भेजने की जो योजना है वो सामने आई है, जहां पर एक लंबा टेस्ट इसका किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक बार फिर से नया प्रपोजल सामने रखा है और ये प्रपोजल है स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने का, जहां पर तकरीबन 40,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है उसकी कंडीशन को सिमुलेट किया जा सकता है और ये एक क्रिटिकल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंजन टेस्टिंग की जाती है। इस प्रपोजल में तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एस्टिमेट किया गया है और माना जा रहा है कि अगर ये जो प्रपोजल है ये अप्रूव कर दिया जाता है तो डोमेस्टिकली इस प्रकार के जो टेस्ट है भारत में किए जा सकते हैं जो अभी तक भारत में नहीं किए जा सके थे। इसके लिए हमें रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स, जिसको CIAM के नाम से जाना जाता है, वहां पर हम अपने इंजन्स को भेजते थे। लेकिन अगर ये फैसिलिटीज भारत में हुई तो भारत को रशिया का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।